2026 में ऑल इंडिया रैंक 462 हमारे साथ हैं। तो हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या थे, और साथ में इन्होंने बताया था कि इन्होंने 12th के साथ नहीं ड्रॉप ईयर में निकाला है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो रीनीट में अच्छा नहीं कर पाए होंगे और ड्रॉप लिया होगा, तो उनको कैसे फोकस करना चाहिए जिससे वो रैंक को इम्प्रूव कर पाए। तो सबसे पहले राजू, वेलकम टू पिकनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन। तो तो मैं राजीव हूँ। मेरा ऑल इंडिया रैंक 462 है और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग माय जर्नी। तो राजू, सबसे पहले बच्चों को ये बता दो कि आपने कौन कौन से एग्जाम्स को निकाले हैं इस 11th 12th में बोले, या फिर अभी ड्रॉप ईयर में। 12th के साथ मैंने मेंस, एडवांस और नाइजर एग्जाम जैसे उसको निकाल रखा था। और ड्रॉप ईयर में मैंने लाइक नीट निकाल रखा है। सिर्फ मैंने नीट एग्जाम दिया था और मेरा पहला नीट के अंदर स्कोर था 705 एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन मेरा 671 बना विद रैंक ऑफ 462। तो ये तो आपने ये सब बता दिया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्टार्टिंग जर्नी क्या थी बिफोर 10th। हाँ, तो मैं जो हूँ मैं उड़ीसा से हूँ। कटक डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और मेरा जो 10th था वो आईसीएसई स्कूल से हुआ था और मैं वहाँ का स्कूल टॉपर भी था। लाइक 98.2% मेरा बना था। उसके बाद मैंने स्टेट बोर्ड को शिफ्ट हो गया था। लाइक स्टेट का मेरा टॉप कॉलेज था तो मैं वहाँ से 11th एंड 12th किया एंड उसमें भी मेरा 92.5% बना था। उसके बाद लाइक नीट 2025 हुआ था जिसके अंदर मेरा स्कोर 491 बना था 62,000 रैंक के साथ, जो कि मेरे लिए काफी ट्रॉमेटाइजिंग थी। लाइक मैंने 2-3 महीने बातचीत नहीं की होगी किससे, बहुत रोया हूँ मैंने। लाइक ये बहुत मेरे लिए ट्रॉमेटाइजिंग था क्योंकि मैं प्रिपरेशन अच्छा भी करता था। लाइक मेरा स्ट्रेटेजीज कुछ बिगड़ा हुआ था, लाइक बायोलॉजी पे ध्यान नहीं देता था। तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मेरा इतना खराब आएगा। तो वो मेरे लिए एक बहुत ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन था मेरे लिए। मेरे पेरेंट्स के लिए भी था। लाइक मेरे को कंट्रोल करना कि यार उसके बाद फिर से वापस पेज पे आओ पढ़ो। तो मैं लाइक 2-3 महीने कुछ पढ़ ही नहीं पाया कि नहीं किताब नहीं पकड़ूंगा, मेरे को नहीं करनी है। लाइक मेरे को कहीं और भेज दो, पर इस लूप के अंदर मेरे को नहीं फंसनी। तो फिर उन्होंने बोला कि एक और अटेम्प्ट ले लो। लाइक अच्छा प्रोफेशन है, बहुत नॉबल प्रोफेशन है। तो फिर मैंने लाइक जुलाई अगस्त से ही मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था इस मिड के अंदर। और मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन किया, मतलब ऑनलाइन, प्योर ऑनलाइन मैंने तैयारी की है। पीडब्ल्यू से मैंने प्रिपरेशन किया था और टेस्ट सीरीज वगैरह था बाहर का, आकाश का वगैरह का, इसका टेस्ट मैंने दिया करता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर कैसे ऑनलाइन के अंदर क्रैक करूँ इस चीजों को। तो मैंने टीचर सिलेक्ट किया। लाइक मैं जब था 11 12 के अंदर, तो मैं जेई का तैयारी करता था। जैसे कि अर्जुना जेई बैच होता है, लक्ष्य जेई बैच, यहाँ से मैंने तैयारी किया था। तो उससे क्या हुआ था ना कि मेरा मैथ्स जो पार्ट था वो काफी स्ट्रांग हो गया था। लाइक फिजिक्स भी मेरा मैथ्स ओरिएंटेड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे लाइक जेई ओरिएंटेड प्रिपरेशन था। और नीट और जेई काफी अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आप सेम ही प्रिपरेशन कर लो। उसका स्ट्रेटेजी और इसका स्ट्रेटेजी काफी होता है। जेई का जो होता है उसका कंसेप्चुअल ज्यादा होता है, डीप कंसेप्ट वाइज होता है। और नीट के अंदर स्पीड काम करता है ज्यादा, ओएमआर के अंदर पकड़, ये सब ज्यादा काम करती है। तो लाइक मैं अगर स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि जेई नीट का तैयारी अलग होती है। आप जेई मेंस के पीवाईक्यूज कर सकते हो बट नीट सेंट्रिक होके। तो मैंने वही किया था कि नीट सेंट्रिक होके मैंने तैयारी की। लाइक मेरे को टीचर्स पीडब्ल्यू में वही से मिले थे कि उन्होंने कहा कि नीट सेंट्रिक प्रिपरेशन करो, ज्यादा टफ चीजों को प्रिपरेशन नहीं करनी है, ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं करना है, लो लेवल के प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि नीट में अंदर बहुत अनसर्टेनिटीज है। लाइक कभी हार्ड क्वेश्चन, कभी इजी क्वेश्चन, कभी मॉडरेट क्वेश्चन। तो हमको हर समय के लिए प्रिपेयर रहना है। जैसे कि नीट में था वो इजी था, उसके बाद फिर टफ हो गया। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि सारे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यही था मेरा जर्नी। तो ये पूरी जर्नी में आपने बताया, स्टार्टिंग में आपने बताया कि आपका जो एकेडमिक था वो स्ट्रांग था। बोले तो 10th से पहले भी, 10th के बाद भी हाँ एकेडमिक्स आपकी अच्छी थी। तो 10th के बाद हाँ डिसाइड कर लिया था कि हाँ। नीट का एग्जाम देना है। बताया कि आपकी एकेडमिक अच्छी थी, आपने 10th से पहले भी आपकी एकेडमिक अच्छी थी, 10th के बाद भी एकेडमिक अच्छी थी। तो आपको कब पता चला था स्टार्टिंग में कि नीट का एग्जाम होता है एमबीबीएस क्रैक करने के लिए, और कब आया कि मुझे एमबीबीएस करना चाहिए, या फिर मुझे, या फिर बहुत सारे बच्चों का होता है कि मेरी एकेडमिक अच्छी है इसलिए मुझे एमबीबीएस करना हो। हाँ, तो मेरे को था कि जैसे 8-9 से मेरे को पता था कि मेरे को नीट का एग्जाम देना है। जब कोरोना वगैरह हुआ तो मैंने देखा कि डॉक्टर्स वगैरह कितना रोल आया। तो मेरे को मोटिवेशन आया कि हाँ ये नोबल प्रोफेशन है, इसको करना है। मेरा भाई भी जो थे वो एम्स भुवनेश्वर के अंदर थे।
तो उनसे इंस्पायर्ड होकर भी मेरे को था कि, और मेरे पापा भी फार्मासिस्ट है, तो वो हमारा मेडिसिन बैकग्राउंड काफी सिनर्जी रखता है मेडिकल के साथ। तो मेरे को भी मन था कि हाँ ठीक है, ये प्रोफेशन करेंगे और इसको एज अ करियर मैं लूंगा। तो मेरा एकेडमिकली मैं स्ट्रांग था, और लोग भी कहते थे कि यार एकेडमिकली स्ट्रांग है तो नीट तो कर ही लेगा। तो फिर मैंने क्या किया ना, लाइक 10th के बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ नीट की तैयारी करते हैं। बट उसके बाद जब मैंने एंट्री लिया, तो जैसे होता है ना कि सर कि हाँ अच्छा अच्छा कुछ करूंगा, एनर्जी काफी हाई होता है सर। तो उसके बाद मैंने ट्राई किया कि हाँ कुछ बहुत मतलब नीट से ऊपर की चीजें करते हैं। नीट तो बहुत आसान है, मतलब और ऊपर ऊपर की चीजें करते हैं। लाइक मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि यार मतलब और टफ क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन, तो उससे क्या हुआ ना, मेरे बेसिक्स नहीं बन पाए सर। तो लाइक उसके 11 12 के अंदर यही चीज गलती हुई थी मेरे से, कि मैंने ऊपर ऊपर की चीजें की थी, हाई लेवल की चीजें, जो कि नीट के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो यही था, मैं एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग था बट स्ट्रेटेजिकली मेरा गलत था। तो इसलिए मेरे से गलती हो गई। तो आपने 10th के बाद पीसीएम भी लिया था? पीसीएम भी था मेरा। तो फिर आपने 10th के बाद जब 11th में मूव कर रहे थे, तो कौन कौन सी कोचिंग को प्रीफर किया, कैसे एक्सप्लोर किया था उस समय? और स्टार्टिंग में बच्चों को जब 11th में रहते हैं उनको प्रॉब्लम्स आती है, जब कैनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं वहां से बोल ले तो रोटेशन तक बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, स्पेशली रोटेशन में दिक्कत हाँ। होती है। तो वो टाइम ऑफ पीरियड को कैसे कंट्रोल किया था आपने? लाइक 11 12 में जब मैंने ज्वाइन, मैंने कुछ सोचा कि कहीं ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन लोग तो अलाउ नहीं करेंगे, तो फिर पहला पहला है तो ऑफलाइन जाओ। तो मैंने आकाश ज्वाइन किया था, मेरे पास में ही सेंटर है आकाश कटक। तो मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। तो लाइक मेरे को पता लग गया था कि ये चीज तो टफ होने वाली है। लाइक जब यूनिट डायमेंशन होता है तो सबको बहुत मोटिवेशन रहता है कि हाँ ये तो आसान है, इसमें बहुत क्वेश्चन करेंगे। तो रोटेशन आते आते वो काफी चीजें वो टफ होने लगी, मेरे को समझ आना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो फिर मैंने क्या किया ना, थोड़ा ऑनलाइन का भी मैंने हेल्प लिया था। मैंने पीडब्ल्यू में आपको जिससे बोला है कि मेरा अर्जुना भी था। तो मैंने कुछ कुछ वीडियोस देखना शुरू किया कि हाँ ये ऐसे पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं। सलीम सर से मैंने स्पेशली फिजिक्स मैंने पढ़ी। तो मेरे उस टाइम पे यही चीज किया था कि अब मेरा बैकलॉग हो चुका है काफी ज्यादा। मेरा बैकलॉग हुआ था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग फेज के अंदर मेरा बैकलॉग था। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा रोटेशन मेरा बिल्कुल क्लियर नहीं था। एनएलएम वर्क पर एनर्जी मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता, मेरे को कुछ मेरिकल्स नहीं बने मेरे से। तो फिर मैंने कहा कि यार अब तो करना है। लाइक मेरे को था कि हाई लेवल क्वेश्चंस करना है, अब मेरे को बन नहीं रही थी वो मेरे से। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ऑनलाइन को शिफ्ट करते हैं। तो मैंने ऑनलाइन शिफ्ट करके अपना वो कॉन्सेप्ट को सही किया। लाइक मैं बैकलॉग्स के लिए यही कहूंगा कि मतलब ठीक है, उस टाइम पर कंट्रोल करना पड़ता है थोड़ा सा। लाइक लो तो फील होती है, टेस्ट के अंदर मेरा स्कोर बिल्कुल नहीं आते थे। लाइक मेरा बहुत डाउन स्कोर आता था। लाइक उस टाइम पे पार्ट सिलेबस टेस्ट होती थी 240 का, तो उसके अंदर शायद 180 170, जो कि बहुत नॉमिनल स्कोर है, वो इतना अच्छा स्कोर नहीं होता है। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत दुख तो लगती थी, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि अच्छा कुछ करते हैं। मेरे को पता नहीं था अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होती है प्रिपरेशन की, कि नीट का कैसे तैयारी करना है, क्योंकि मैं तो जेई की तरफ भागता था। तो मेरे को नीट का अंदर इतना आइडिया नहीं था कि उसके अंदर कैसे लपकना है, लाइक नीट कैटेगरी को कैसे पकड़ना है, ये नहीं पता था मेरे को। तो फिर मैंने ड्रॉप ईयर में वही चीज वही पकड़ के चला है। तो क्या जेई के भी मॉक टेस्ट देते थे? जेई का नहीं, मॉक टेस्ट में नहीं देता। नीट का मॉक टेस्ट ही देता था, पर जेई से पढ़ के। तो आपने बताया कि आपने पहले ऑफलाइन आकाश ज्वाइन किया था, फिर आप पीडब्ल्यू हम्म। ऑनलाइन पे स्विच हुए थे। तो ये कब हाँ। हुआ, आपका स्विच कब हुआ? ये ड्रॉप ईयर में स्विच हुआ था या 11th में स्विच हो चुका था? नहीं 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 नहीं, आकाश जब मैं पढ़ता था तो साइड बाय साइड चलता था पीडब्ल्यू। कंप्लीट स्विचिंग मेरा हुआ था आफ्टर 12th। लाइक ड्रॉप ईयर के अंदर मैंने कंप्लीटली डिसाइड किया कि मैं कंप्लीटली स्विच कर जाऊंगा, मेरे को लाइक आइसोलेशन में तैयारी करना है। मतलब आप ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन सेम टाइम पे कर रहे थे? हाँ। हाँ सेम टाइम। तो आपने बताया था कि आपने मैथ्स भी पढ़ी, आपने बताया था जेई के लिए भी पढ़ रहे थे, और बायो भी पढ़ी, और फिजिक्स केमिस्ट्री। बच्चों से 3 सब्जेक्ट्स मैनेज नहीं होते, 4 सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज किया था? 4 सब्जेक्ट्स, क्योंकि लाइक मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिग फेज में मैंने मैथ्स को भी इतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ऑफकोर्स हम है नीट फील्ड में तो बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है थोड़ा बहुत। लाइक उसके बाद मैंने क्या किया था ना कि मैथ्स में सचिन सर से पढ़ता था पीडब्ल्यू के अंदर। तो उन्होंने उनसे मैं काफी इंस्पायर हो गया कि वो अच्छे पढ़ाते हैं, सचिन सर से पढ़ना है। तो मैंने उनसे पढ़ाई की। उसके बाद मैंने क्या किया ना, यूट्यूब के अंदर उन्होंने शुरू कर दिया था, नया नया उन्होंने शुरू किया था उस टाइम पे, कि बोर्ड्स की तैयारी करनी है मैथ्स की। तो मेरे को कुछ ऐसे बताए थे कि मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो फिजिक्स स्ट्रांग नहीं होगा। तो फिर इंटीग्रेशन वगैरह वहाँ पे कॉमन चीजें काफी रहती है। तो मेरे को इंटरेस्ट था कि मैं 10th में मैथ्स में काफी स्ट्रांग था, तो मैथ्स मेरे को इतनी दिक्कत नहीं करी थी जितना
मेरे को किया था। मैं 4 सब्जेक्ट मैनेजेबल था, मतलब कि हाँ, मैंने टाइम मैनेज करके थोड़ा ज़्यादा स्टडी आवर्स करके मैंने उसको कवर अप कर लिया था। प्रैक्टिस वगैरह ज़्यादा करता था, तो मैनेज हो गई थी वो ज़्यादा। आपने बताया था कि आपका 11th 12th में नहीं निकल पाया था, ड्रॉप ईयर में निकला। अगर आप बताओ कि हुँ। अगर आप प्रिपरेशन पहले से करते, मतलब आप करते, तो क्या गलतियां नहीं करते जिससे आप 11th 12th में सिलेक्ट हो था? हाँ, मैं 11th में बिल्कुल 11 नीट सेंटर की तैयारी करता। लाइक मेरे को नीट की सिलेबस को क्रैक करना आना चाहिए था। मैंने वो नीट का सिलेबस ही नहीं देखा, मैंने जेई का सिलेबस फॉलो कर लिया। तो पहला चीज मैं यही करता कि नीट का मॉक टेस्ट उसको एनालाइज करता। मेरे को एक और चीज मैंने नहीं बताया, लाइक जब मैं नीट का मॉक टेस्ट देख रहा था मेरे को डर लगता था कि कहीं मैं देख लूंगा स्कोर डाउन हो गया तो फिर पढ़ने का मन नहीं किया। तो फिर मैंने ये किया था कि हाँ, मैं देखूंगा ही नहीं मॉक टेस्ट का स्कोर कितना है, उसको एनालाइज ही नहीं करूंगा। तो मैंने एनालाइज ही नहीं किया, उसको छोड़ देता था ऐसे कि हाँ, पढ़ा रहने दे, स्कोर आएंगे उसको देख लेंगे, छोड़ दो, नहीं कर रहा उतना, बहुत डिफिकल्ट है। लाइक मॉक टेस्ट को कौन एनालाइज करेगा, बहुत टाइम लेता है और बहुत डिमोटिवेटिंग होता है। तो डर भी लगता था, तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस में नहीं करता था। तो मैंने ड्रॉप ईयर में वही किया, तो मॉक टेस्ट की एनालिसिस देता था और करता था और एनालाइज भी करता था साथ साथ। लाइक मैंने 1 आवर देता था एनालाइज के लिए। तो यही गलतियां मैं सुधारता पहले, कि मॉक टेस्ट एनालाइज करता और नीट का सिलेबस को मैं क्रैक करके पढ़ता, यही करता। और इस जब 11th 12th में थे, कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता था कि हाँ उसमें बहुत डिफिकल्टी हो रही समझने में? हाँ, फिजिक्स तो टफ था मेरे लिए। लाइक 11th का फिजिक्स तो मेरे लिए टफ था, क्योंकि रोटेशन तक मेरे को पहुंचते पहुंचते मेरे को कॉन्सेप्ट ढीला हो गई थी मेरी। तो उसलिए वो मेरे लिए टफ था काफी। उसके बाद लाइक बायोलॉजी में तो कम पढ़ता था, क्योंकि मेरे को बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट लगा नहीं, क्योंकि बार बार कौन पढ़ेगा वो सेम चीज को। तो बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी का लाइन्स है वो काफी वीक थी मेरी। मेरे को लाइक, हाँ, मेरे को पूछ देंगे कि ये लाइन क्या है, तो मेरे को नहीं बता पाऊंगा मैं उस टाइम पे कि हाँ, ये क्या था। लाइक शॉर्ट शॉर्ट डिटेल्स, लाइक जो 25 में दिए होंगे पेपर, लाइक रो फैक्टर सिग्मा फैक्टर नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं उसको वो उसमें भी कंफ्यूज था कि वो क्या करूं मैं उसके अंदर। लाइक सिंपल सिंपल जो 25 के अंदर क्वेश्चन आए थे ना, लाइक सिंगल लाइनर, उसके अंदर मैं फंसता था कि ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। मेरे को ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं आता था, बहुत बेसिक, मेरा एवरेज स्टूडेंट था मैं कह सकता हूँ। तो मैंने उसी को ही किया है, ऐसे ही। तो जब आपने जेई मेंस दिया, क्योंकि 12th में सबसे हम्म, पहले जेई मेंस हो जाता है, जेई मेंस निकला आपका, तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हुआ होगा। उसके बाद जब हम्म, नीट का रिजल्ट आया, नंबर नहीं आया, और बोर्ड की भी हम्म, रिजल्ट है, बोर्ड में भी आपके अच्छे परसेंटेज थे, तो उस समय कैसे हम्म। मैनेज किया खुद को? और कैसे, क्या उस समय जैसे नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं वो डायरेक्ट यही एडवाइस देंगे कि आप आईआईटी ले लो, एनआईटी ले लो? तो उस टाइम पे जब मैंने मेंस निकाला था तो 97 परसेंटाइल बने थे, ठीक है, मतलब अच्छा स्कोर था मेरे हिसाब से। लाइक मैंने उसमें मैथ्स प्रिपरेशन किया था, कुछ क्वेश्चंस में करके आया था, तो ठीक है। उसके बाद मेरे लिए नीट के स्कोर के बाद तो मेरे लिए बहुत टफ था। लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने 3 महीने तक बातचीत मैंने बंद कर दिया था किसी से। मेरे लिए काफी डिप्रेसिंग पीरियड था, ट्रॉमेटिक पीरियड था वो काफी ज्यादा मेरे लिए। तो लाइक सब लोग बोलते थे कि यार अच्छा मिला है नाइजर वगैरह, आईआईटी वगैरह कुछ हो जाएगा, लोअर ब्रांचेस वगैरह तो ले लो, क्यों ड्रॉप ईयर में घुसना है। तो उसको सुन सुन के लाइक मेरे को सोचता था कि यार नहीं, मेरे को चाहिए था, मैंने एमबीबीएस क्लियर कर लेता, क्यों नहीं किया। तो उसको सोच सोच के लाइक मेरे को बहुत दुख होता था कि मैंने 2 साल वेस्ट कर लिया क्या मेरे लिए। लाइक ये लूप में मैं फंस ना जाऊं फिर से। लाइक ये मुश्किल होगा मेरे लिए, कि क्योंकि मेरे पास एक साल अब सारे दोस्त छूट जाएंगे, मेरे को अकेला अकेला तैयारी करना पड़ेगा। तो ये मेरे लिए काफी डाउटफुल था, मानता हूँ। फिर उसके बाद मेरे को लाइक पीडब्ल्यू का बैचेस लॉन्च हुआ, यकीन का बैच लॉन्च हुआ, तो मेरे को सोचा कि यार एक ट्रायल दे लेते हैं। तो जब मैंने बैच के अंदर गया तो सर लोग काफी सपोर्टिव थे, जैसे कि वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में फेज के अंदर उन्होंने काफी अच्छे से स्टूडेंट्स को ड्राइव किया। लाइक उन्होंने अच्छा अच्छा चीज, लाइक मोटिवेशन सेशन लेते थे वो, लास्ट को कुछ ट्रिक्स बताते थे कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, बैकलॉग्स किल करनी है। तो उसके बाद मेरे को आया कि मोटिवेशन, हाँ कुछ करनी है, ये हो सकता है, लाइक मेरे लिए पॉसिबल है, और मेरे से क्वेश्चन बनने लगे। लाइक मेरे को ये था कि शायद मैं भूल चुका हूँ, बट फिर भी मैंने जब अटेम्प्ट किया तो वापस फिर से मेरे को रिकॉल होने लगा कि हाँ मेरे को आता है कुछ, मैं करूंगा, अभी से भी करूंगा तो मेरा सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। तो यही था, मेरे पे अपने कॉन्फिडेंस था। क्या ड्रॉप ईयर में ज्यादा प्रेशर था कि मतलब मैंने एनआईटी वगैरह, आईआईटी वगैरह और फिर नाइजर का एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के बाद हम्म, कॉलेजेस छोड़ी है? हाँ, प्रेशर तो नहीं था, क्योंकि फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इस साल कोई फॉर्म नहीं भरा था। तो प्रेशर काफी ज्यादा था मेरे पे, लाइक स्ट्रेस वगैरह इस बात पे ज्यादा ओवर थिंकिंग होती थी कि मैं करूंगा क्या अगर नीट नहीं निकला तो। मेरे लिए वो ज्यादा डिप्रेसिंग था, क्योंकि नीट अगर, वो एक फैक्टर होता है कि वो सबका नहीं निकलता। लाइक आपको पता है वो उसके अंदर सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है।
ठीक है ना? और ऐसा अनसर्टेनिटीज पेपर के अंदर अगर नहीं निकला तो अब तो मुश्किल है, क्योंकि लोग बोलेंगे कि यार फिर ये एग्जाम छोड़ने का क्या मतलब था फिर। तो मेरे को प्रूफ तो करना था, और उस चक्कर में मेरे को स्ट्रेस होती थी, मानता हूँ सब। मेरे को तो बहुत स्ट्रेस हुआ था, ओवर थिंकिंग वगैरह बहुत ज्यादा हुआ था। बट फिर मैंने कहा कि यार चलो, जो भगवान रखे होंगे वो मेरे लिए सही होगा। फिर मैं चलता गया, लास्ट को आते आते मेरा मॉक टेस्ट स्कोर काफी बढ़ गया था। लाइक मेरा कंसिस्टेंटली मैंने हाई स्कोर रखा, लाइक 690 700 में मैंने स्कोर रखा। तो उससे मेरे को बूस्ट आ पाया कि हाँ, मेरे को मैं कर सकता हूँ, अब मेरा निकल जाएगा, मेरा कॉन्फिडेंस निकल जाएगा। यकीन में आपने किस किस टीचर को फॉलो किया सब्जेक्ट वाइज? यकीन के लिए मैंने सलीम सर से, मैंने लाइक 3 साल मैंने पढ़ा है, अर्जुना 1.2, लक्ष्य 1.2, तो मैंने फिर से यकीन 2.0 में उनसे ही पढ़ा। तो सलीम सर फॉर फिजिक्स, और आईओस की मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मोहित दादी सर को फॉलो किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने एसके सर को फॉलो किया, जो कि मेरे को नीट सेंट्रिक क्वेश्चन उन्होंने ही मेरे को सिखाया था कि नीट का तैयारी कैसे करना है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, उन्होंने मेरे को सिखाया। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अमित महाजन सर थे, और बॉटनी के लिए विपिन सर थे, और जूलॉजी के लिए मेरे पास समाप्ति मैम। तो इन सबसे मैंने क्वेश्चन। सबसे ज्यादा आपने ये भी बताया था 11th 12th में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी फिजिक्स से, और रही बात नीट एस्पिरेंट को ही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फिजिक्स से होती है। तो आपसे भी अगर आपका एग्जाम अभी निकल चुका है तो बच्चे अगर कोई पूछते होंगे तो बेसिकली फिजिक्स के ऊपर ही पूछता हूँ। तो हाँ फिजिक्स के बिल्कुल। ऊपर आप क्या बताना चाहोगे कि फिजिक्स को कैसे टैकल करना चाहिए, और साथ में क्या एक्सपीरियंस रहा 3 ईयर का सलीम सर के साथ? तो फिजिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर लाइक अब के लेवल्स की अगर हम बात करें तो नीट काफी राइज हो चुका है। लाइक 2023-24 की बात करें तो वो काफी इजी था। उसके बाद नीट का लेवल एकदम राइज कर गया, तो वो स्पेशली फिजिक्स के पार्ट में इंक्रीज कर गया। तो फिजिक्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एचसी वर्मा को सॉल्व करिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस टाइमर लगा के सॉल्व करिए, ताकि आपको प्रेशर घर से ही बना रहे, उसका प्रैक्टिस आपको रहे। उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन सर देते हैं उसको अटेम्प्ट करिए, होमवर्क आपको नहीं छोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है, और एडवांस के क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं, लाइक रेलिवेंट जो होता है नीट के लिए उसको लगानी है। और यही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करनी है, बट टाइमर लगा के सॉल्व करना है ज्यादा। लाइक मैंने जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 3 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे 3 साल के अंदर, बहुत प्रैक्टिस किया है मैंने। और सलीम सर जो है वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो लाइक गॉड है फिजिक्स में, मैं तो, मेरे लिए तो वो गॉड है फिजिक्स के। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक वो पीपीटी नहीं लाते, वो मेरे लिए सबसे अच्छा था कि वो ट्रिक्स नहीं बताते, वो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट से, बेसिक से एकदम उठाते हैं एडवांस तक। लाइक बहुत लोग सोचते हैं कि जेई का टीचर है वो नीट के अंदर क्या ही पढ़ा लेंगे, बट ऐसा नहीं था मेरे लिए। लाइक मैं भी कमेंट्स देखकर यही सोचता था कि यार ऐसा है क्या। फिर मैंने जब पढ़ाई किया तो नहीं नहीं, मेरे को लगा कि हाँ, लाइक वो बेसिक से ही पढ़ाते हैं, तो नीट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। और सर अपना बुक जो है लाइक फिजिक्स क्रश, उसको भी फ्री में दे देते थे। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता था कि रिवीजन के लिए बहुत परफेक्ट था। तो मेरे लिए सलीम सर एकदम परफेक्ट थे नीट फिजिक्स के लिए। फिजिक्स का आपको सबसे हार्डेस्ट चैप्टर कौन सा लगा था पूरी जर्नी में? फिजिक्स मेरे लिए लाइक सलीम सर से पढ़ने के बाद मैकेनिक्स मेरे लिए इजी था। मेरे लिए सबसे टफ था वो थियोरेटिकल फिजिक्स, जैसे कि जो होता है ना मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की, वो ओरिजिन वगैरह कैसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ओरिजिन, उसको जो याद करने वाला टॉपिक्स होता है एनसीईआरटी से ना, वो मेरे को ज्यादा टफ लगता था, क्योंकि उसको याद करना पड़ता है, उसके लिए कुछ नहीं। लाइक मेरे को स्टार्टिंग स्टार्टिंग रोटेशन वगैरह तो टफ लगता था ही, बट बाद में वो सारे इजी हो गए थे सर से पढ़ने के बाद। मेरे को थियोरेटिकल फिजिक्स ज्यादा टफ लगती थी, क्योंकि वो उसमें याद करने वाला पोर्शन ज्यादा होता है, लाइक टेबल्स वगैरह याद करो, फोर्सेस याद करो, वो सारी चीजें मेरे को टफ लगती थी। जैसे आप 11th 12th में थे, आपने कहा था कि बायो को बार बार पढ़ने में मजा नहीं आता है या फिर मतलब इंटरेस्ट नहीं हम्म। आती है। तो ऐसे भी हम्म। बच्चे होंगे जिनका अच्छा एकेडमिक्स होगा बट बायो अच्छी नहीं हो। तो आप क्या रिकमेंड हाँ करना चाहोगे, कैसे ड्रॉप ईयर में पढ़ना चाहिए? हाँ, तो मैंने जो है उसके बाद बायो लाइक टोटल मिला के मैंने 300 बार पढ़ी होगी। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट तो लो होता था कि मैं तो बार बार क्यों पढ़ना है, बट एनसीईआरटी को याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप याद नहीं करेंगे तो वो टेस्ट सीरीज के अंदर वो डाल देते हैं, लाइक 5-5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल देंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो क्या था, ओनली था, नहीं नॉट ओनली था, एवरीथिंग था, या फिर कुछ था, मतलब ऐसे काफी काफी स्मॉल स्मॉल माइन्यूट स्टेटमेंट्स होते हैं एनसीईआरटी के अंदर, जिसको फंसाया जा सकता है। अगर आपको लाइक नीट एनवायरनमेंट के अंदर अच्छा करना है तो ज्यादा से ज्यादा बायो को टाइम को रिड्यूस करना चाहिए। लाइक मॉक टेस्ट के अंदर ज्यादा टाइम नहीं, जैसे कि मैंने रीनीट के अंदर 30 मिनट के अंदर पूरा बायो निपटा दिया था। तो वो स्पीड आपको आना चाहिए बायो के अंदर। उससे क्या होगा, लाइक बार बार एनसीईआरटी पढ़ने से आपका स्पीड अच्छा आएगा। और उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिर टाइमर लगा करना है। लाइक मेरे को 180 क्वेश्चन सपोज का सेट है मेरे पास बायो का, तो उसको मैं लाइक 1 घंटे के अंदर निपटा दूं। ये होना चाहिए, स्पीड आपको अच्छा रखना है बायो, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट को टाइम दे सको। यही।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ी थी आपने, क्या स्ट्रेटजी थी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने एसकेसी सर से पढ़ा। सुखकरण चौधरी सर जो है, वो एसकेसी ब्रांड है सर। कोटा के, लाइक बहुत बड़े सर है वो एसकेसी सर। तो वो पहली बार लाइक यकीन के अंदर आए थे, तो मेरे को उनके पढ़ाने का स्टाइल, उनका एनर्जी बहुत अच्छा लगा। और वो क्या करते हैं ना, उनके उनसे पढ़ोगे तो कोई बुक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका नोट्स के अंदर ही सब कुछ अवेलेबल होता है। वो क्लास के अंदर इतना कंटेंट दे ही देते हैं कि आप बाहर का पढ़ ही नहीं सकते, आपको बस टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं किया था, उन्हीं के नोट्स को मैं बार बार पढ़ता था। लाइक मेरे को उनके पढ़ने के बाद जैसे टफ से टफ टेस्ट सीरीज होती है, उसको भी मैंने लाइक 180 में से 180 बन रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर मतलब पूरा का पूरा सिलेबस अगर ऑर्गेनिक आ रहा है तो मैंने लाइक उनका 180 में मैंने रखा है ऑर्गेनिक, ओनली ऑर्गेनिक टेस्ट के अंदर, उनके नोट से पढ़ के, जो वो टफ वाली होती है। तो मैं कहूंगा कि अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो उनके नोट्स काफी है पढ़ने के लिए। वो सफिशियंट है, वो और कोई दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इनऑर्गेनिक जैसा आपने बताया कि आपको रीडिंग पोर्शन में ज्यादा दिक्कत होती थी, इनऑर्गेनिक में हम्म। बोले तो वही कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, हाँ। तो हम्म। इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ा था? हाँ, मैंने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा था। लाइक 11 12 के अंदर मेरे को एनसीईआरटी नहीं पढ़नी थी, तो मेरे को जेई जेई की चीजें पढ़नी थी। तो मैंने उसके लिए भी वही है कि उसको कौन याद रखेगा फिर। तो मैंने फिर जब आया फिर ड्रॉप ईयर के अंदर, तो मेरे को पता चला कि एनसीईआरटी तो पढ़नी है अभी। तो फिर मैंने मोहित आदित्य सर को फॉलो किया। तो उन्होंने स्टार्टिंग में नोट्स के अंदर ना काफी इंटरेस्टिंग वे में लिखाते थे, जैसे कि अगर कोई ट्रिक्स हुआ, कोई ऑर्डर हुआ, तो उसको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से वो पेश करते हैं, ताकि हम जैसे लोग जो याद नहीं कर पाते उसको, वो अच्छे से याद कर पाए। तो मैंने अभी एनसीईआरटी उसका बार बार पढ़ा है, नियर अबाउट उसको मैंने 40 to 50 टाइम्स मैंने उसका इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी मैंने पढ़ी है। और इनऑर्गेनिक का जो डिटेल्स होती है एनसीईआरटी के अंदर है, जेई मेंस के अंदर भी उसका पीवाईक्यू उसके अंदर दिखता है कि हाँ मतलब कि एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनऑर्गेनिक, और स्पीड के लिए इनऑर्गेनिक आपको सपोर्ट करेगा केमिस्ट्री के अंदर, तो करनी चाहिए एनसीईआरटी। और फिजिकल केमिस्ट्री बची है, फिजिकल केमिस्ट्री से। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अमित महाजन सर को मैंने फॉलो किया था। तो उन्होंने क्या है ना, क्लास के अंदर ही उनका एक होता था मगरमच्छ प्रैक्टिस पेपर, वो देते थे। तो उसके अंदर क्या होता था ना, एडवांस के क्वेश्चन होते थे। तो एडवांस के क्वेश्चन आपको जो है कंसेप्चुअली बिल्ड करेगा। तो मैंने भी वही किया था कि मैंने एडवांस के क्वेश्चन लगाए थे फिजिकल के लिए स्पेशली। और मेंस के तो मैंने सारे पीवाईक्यूज लगा दिए थे। और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है जी नीट के लिए, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं। एंड प्लस एनसीईआरटी का पढ़ना जरूरी है फिजिकल के लिए, क्योंकि फिजिकल के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन भी एनसीईआरटी में कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा है। तो फिजिकल के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी फिजिकल के लिए। लाइक जेई मेंस के सारे क्वेश्चन तो कर ही लो उसके लिए, तो वो स्पीड अच्छा है। तो आपको कब लगा कि अब सिलेक्शन हो जाएगा? मतलब इस मतलब एक टर्निंग पॉइंट होता है कि हाँ खुद को लगने लगता है कि हो जाएगा सिलेक्शन। हम्म। जब लास्ट 3 4 महीने था, तो मेरा टेस्ट का स्कोर धीरे धीरे करके वो बढ़ता गया। लाइक कंसिस्टेंट स्कोर में बन गया था उस टाइम पे। तो मेरे को लगा कि हाँ 690 700, मेरा रैंक भी काफी अच्छा आ रहा था। तो मेरे को पता लग गया था, जैसे कि मैंने नीट और यूनिट के बीच में पीडब्ल्यू के जितने भी टेस्ट दिए थे, मेरे को अंडर 100 रैंक मिलती थी। तो मेरे को पता लग गया था कि मेरा सिलेक्शन तो है। लाइक अगर मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा फिर, क्योंकि मेरे को अगर टफ लग रहा है तो सबको टफ लगेगा। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ अब मैं उस लाइन रेस में हूँ, कि अगर मेरे को टफ लगेगा तो सबको लगेगा। तो उस टाइम कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा। मेरा स्कोर काफी आगे बढ़ गया था लास्ट क्वार्टर तक। जब हम्म। बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है तो सबसे बड़ा डाउट रहता है कि जो हमारा कंटेंट है क्या उस कंटेंट के लेवल क्या है जो कोटा में बच्चे के पास है, स्पेशली कोटा के बच्चों के पास ही बात करते हैं बच्चे। तो ये डाउट आया आपके मन में, और ये कभी डाउट आया कि मुझे भी कोटा जाना चाहिए था? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि कोटा जाने से सिलेक्शन होता है, क्योंकि वो बच्चों का मेहनत होता है जो वो रैंक लाता है। तो मेरे को ये था कि मेरे को पढ़ना है, क्योंकि आप सब कुछ ऑनलाइन में आ चुका है। सारे कोटा के जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वहां आ चुके हैं, जैसे सलीम सर, वो कोटा के टॉप टीचर है। एचपीसी सर, वो कोटा के टॉप टीचर है। तो आपको कोटा के कंटेंट तो ऐसे ही मिल रहे हैं, आपको पढ़ना आना चाहिए, उसको उससे कंटेंट निकालना आना चाहिए। तो मेरे को था कि लाइक होम सिकनेस वगैरह था मेरे को, कि मैं दूर रहकर इतना मेरा आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने कोटा को ऐसा मैंने सिलेक्ट नहीं किया था कि मैं जाऊं वहां जाके पढूं। तो मेरे को पता था कि यार कोटा का कंटेंट तो मेरे को यहाँ यहीं पे ही मिल रहा है। अगर मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूं और इस चीज को पढ़ लूं, तो मैं अपने रैंक को कन्वर्ट कर सकता हूँ। और यकीन के अंदर तो वो कंटेंट देते ही है, कोटा शीट्स वगैरह सर तो देते ही क्लास के अंदर। तो कोटा वगैरह ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन से भी वो चीजें कर सकते हो। अगर जा रहे हो तो अच्छी बात है, बट ऑनलाइन से पॉसिबल है, लाइक पढ़ा जा सकता है। डाउट नहीं करना चाहिए कभी टीचर्स के ऊपर, ये कभी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात होती है डाउटिंग वगैरह, कि टीचर्स को डाउट कर रहे हो। नहीं नहीं, आप जिससे फॉलो कर रहे हो उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो जो बताएंगे वो सही है।
नीट 2026 का आप स्टूडेंट हो और इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई इसके बीच में, नीट री नीट एजुकेशन मिनिस्टर के ऊपर, तो आपके लिए कैसा था नीट और री नीट? हाँ, तो मेरा नीट में जो स्कोर था, मैंने बताया कि 705 था मेरा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर था। मेरे को पता था कि यार मेरे को टॉप मेडिकल कॉलेज मिल ही जाएगा। तो उसके बाद मैं 10 दिन तक पढ़ाई वढ़ाई कुछ किया नहीं। तो उसके बाद फिर से मेरे ऊपर ऐसा बॉम्ब गिरा कि यार पढ़ना है अभी। तो मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत रेयर केस होता है। तो फिर मैंने पढ़ाई नहीं किया 4-5 दिन। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पढ़ूं क्या, अभी कुछ बाकी नहीं बचा ना। जो वन शॉट लेना था मैंने पूरा ले लिया, अपना पूरा जान लगा दी। अब पढ़ूं क्या, क्लूलेस लगा था मेरे को कि अब करना क्या है। तो फिर मेरे को याद आया कि अब जेई मेंस के भी कुछ क्वेश्चंस मेरे को बाकी थे, मैंने पूरा नहीं कर पाया था, मैंने 15 साल के ही किया था। तो मैंने उसको उठाया कि फिर से मैं जेई मेंस के क्वेश्चन करूंगा। मेरे को याद है कि हाँ, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट ये करना है, ताकि मेरे को फटफट फटफट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए मेरे को। तो उसके लिए सबसे बेस्ट था मेरे लिए जेई मेंस का क्वेश्चन। तो मैंने उसको उठाया। और डिप्रेशन काफी होते थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरे को स्ट्रेस वगैरह काफी चढ़ गई थी, क्योंकि यार आपको ऐसा मार्क आएगा नहीं, यार ओवर एक्सपेक्टेशन हो चुकी चारों ओर की। अभी 705 वाला स्कोरर है, अगर उसका सिलेक्शन किसी कारण नहीं हुआ तो फिर बहुत खराब बात हो जाएगी मेरे लिए। तो मेरे लिए वो भी एक बड़ा फैक्टर था। मैंने फिर चला कि यार ठीक है, मेरे साथ हुआ तो सबके साथ हुआ है। तो मैंने कहा कि यार नहीं, मेरे साथ के बच्चे कर रहे हैं तो मेरे को भी करना चाहिए। तो मैंने उठा, मोटिवेट किया। और टीचर्स फिर से स्टार्ट हो गए, सब कुछ फ्री हो गया। तो फिर मैंने देखना शुरू किया कि हाँ कुछ करते हैं। तो जेई मेंस के क्वेश्चन किया, रिवाइज किया अपने नोट्स को। और फिर मैं चला गया कि यार नहीं, करते हैं, कुछ नहीं होगा। अगर पढ़ाई अच्छे से ईमानदारी से किया है तो सिलेक्शन तो हो जाएगा, फिर से हो जाएगा मेरा। तो हो गया फिर से मेरा। बट लेकिन आप अगर बोला जाए प्रेशर किस में ज्यादा था, नीट 2026 या री नीट 2026? सर, कैन यू प्लीज रिपीट? प्रेशर किस में ज्यादा था, नीट 2026 में या री नीट में? प्रेशर में, अच्छा, प्रेशर जो था वो नीट के अंदर ज्यादा था, पहले नीट के अंदर। क्योंकि मेरे को हमको ऐसा आइडिया नहीं था कि वो दूसरे बार एग्जाम हो। तो हमको एक ही बार में निकालना था। तो उस टाइम पे प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि उस टाइम पे अनसर्टन था कि चीजें, कि पेपर टफ आएगा या डिफिकल्ट है। रीनीट जब डिक्लेयर हुआ मेरे को पता चल गया था कि हाँ टफ तो आएगा पेपर। तो उस हिसाब से मैंने दिमाग को ट्यून करके चल रहे थे कि हाँ अब तो भाई नॉर्मल सी चीज है, अब तो टफ आएगा। तो फिर मैंने ट्यून कर, उस टाइम पे क्या ना, अनसर्टेन था कि आएगा नहीं आएगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, अगर तबीयत खराब होगी तो क्या हो जाएगा। उस टाइम पे स्ट्रेस ज्यादा थी। उसके बाद क्या होता ना, देख, स्ट्रेस हैंडल करते करते नीट दे दिया। अब फिर से अगर हुआ तो वो पास पास में एग्जाम हुआ था, तो मेरे को एक्सपीरियंस सारा याद था। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, अब इस बार स्ट्रेस नहीं लेनी है, क्योंकि स्ट्रेस से और ज्यादा मेरा डिक्रीज होगा अपना परफॉर्मेंस। तो मैंने फिर रीनीट के लिए बिना स्ट्रेस के मैंने एग्जाम दिया। कि आपके लिए ये कैसा मूवमेंट था जब 12 मई को ये अनाउंस हुआ कि री नीट होगा, नीट का जो पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया था? तो मैं जब डिक्लेयर हुआ था, तो मैं नॉर्मली ऐसे फोन पे किसी से बात कर रहा था। तो मेरा फोन जब रखा तो मेरे को ऐसा नोटिफिकेशन आया कि एनटीए से कि कैंसिल हो गया। तो फिर मेरे लिए तो सरप्राइजिंग था ये मेरे लिए, क्योंकि एक्सेप्ट करना मेरे लिए मुश्किल था। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, रेयर केस है ये ऐसा। 2024 में ऐसा हुआ था। तो मैं जब उस जगह पहुंच गया तो मेरे को लगा कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ी होगी। तो फिर मेरे लिए काफी ट्रॉमेटाइजिंग था ये, क्योंकि क्या करूं, फिर कहाँ से किताबें लाऊं, क्या करूं। मैंने चारों ओर स्ट्रेटेजीज वगैरह दे चुका था कि ऐसे करो वैसे करो। अब मेरे पे खुद पे आ रहा है बात। तो फिर मेरे को वो स्ट्रेस था कि मेरे को परफॉर्मेंस प्रेशर था कि अब मेरे को करना है कुछ। तो वो मेरे लिए काफी कि स्ट्रेसफुल था। तो फिर मैं तो ओवरऑली कहूंगा कि थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग ही था वो मेरे लिए। जैसे मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट दोनों तरफ से आ रहे थे कि रीनीट होना हम्म। भी बच्चों के लिए बेनिफिट ही है, नीट होना। तो एक मतलब जैसे पेरेंट्स का आपका खुद का भी एक्सपेक्टेशन आ गया होगा कि अब 705 आए हैं, नंबर डाउन नहीं हो हम्म। जाए, इसका मतलब प्रेशर था आपके ऊपर? नहीं, मैंने पेरेंट्स ने कहा कि देखो तुमने मेहनत अच्छा किया। उन्होंने मेरे मेहनत पूरा देखा था कि मैंने कितना मेहनत किया है। तो मेरे को उन्होंने कभी प्रेशर नहीं किया कि नहीं तुमको ये क्या हो गया, तुमको फिर से करनी है। नहीं, उन्होंने बस ये कहा कि तुम फिर से टेस्ट दो और टेस्ट का स्कोर को एनालाइज करते रहो। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, किसी के हाथ में नहीं होता। वो अल्टीमेटली एग्जाम पेपर डिटरमाइन होता है। और वो भगवान का दिया होता है सब कुछ। तो उन्होंने मेरे को कहा कि बिलीव इन योर प्रिपरेशन, अपने फेथ रखो और प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते चलो। कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि मैंने ऐसा 705 स्कोर था, मेरे को उसी हाई प्रिपरेशन रखनी है, ऐसे हाई स्कोर रखना है। नहीं, हमको सिलेक्शन चाहिए, एक ही सीट चाहिए। तो उसके लिए कुछ भी रैंक है चलेगा, सिलेक्शन तुमको ले लो। प्रेशर नहीं था मेरे को बिल्कुल भी। जो प्रेशर मैं खुद ही लेता था, पेरेंट्स से कोई प्रेशर नहीं था सच।
खुद को क्या लगता है कौन से में ज्यादा रैंक अच्छी होती है? क्या क्या सर? खुद को क्या लगता है कौन से, रीनीट में या नीट में, कौन से में रैंक ज्यादा अच्छी होती है? नहीं नहीं, रैंक इक्वली होता क्योंकि वो पेपर इजी था, वो तो बहुत सारे बच्चे वहां पे स्कोर कर लेते। तो मेरे को नहीं लगता कि उस पर कुछ ज्यादा फर्क पड़ा है। 700 700 500 उस पे वही रैंक बनता जो इसमें बनता, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने लग गए थे हाई टफ चीजों की, तो इजी पेपर के अंदर तो वो बहुत ज्यादा अच्छा कर लेते, तो उतना ही रैंक लेता आसपास, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता उसके अंदर। लाइक मैं चाहता तो और थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकता था रीनीट के अंदर। लाइक सेंटर कंडीशंस कुछ खराब था, तो मेरे लिए वो थोड़ा डेट्रीमेंटल हो गया, बट फिर ठीक है, जितना है मेरे को अपना ड्रीम कॉलेज मिल रहा है तो चलेगा फिर। और आपका, आपने बताया 671 मार्क्स आए थे आपके रीनीट में, हाँ। तो और पेपर हार्ड भी था, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर बच्चों को गाइड करना चाहो कि जो अगला पेपर देंगे, नीट 2027 का पेपर देंगे या 28 का पेपर देंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइक सब सब चीज के लिए प्रिपेयर करो, इजी मॉडरेट टफ सब चीज के लिए प्रिपेयर करो। लाइक ऐसा मत सोचो कि नीट बहुत आसान आएगा, लाइक स्ट्रैटेजीज वगैरह पे बिल्कुल भी विश्वास मत रखो कि लाइक वीडियोस के अंदर स्ट्रैटेजीज देख रहे हैं, मोटिवेशन देख रहे हैं, ये नहीं। आप मतलब ऑथेंटिक मोटिवेशन अगर देखो, ऑथेंटिक चीजें जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, तो ऑथेंटिक चीजों पे विश्वास रखिए। बहुत जन ऐसे भी होते हैं जो कि गलत मोटिवेशन वगैरह करते रहते हैं कि ये कर लो, कोई ऐसा किताबें कर लो, ऑथेंटिक चीजों पे विश्वास रखते हैं। और एक चीज है, ज्यादा मोटिवेशन वगैरह काम नहीं करता। आपका खुद का जो मेहनत होता है, जब स्पोर्ट्स आती है तो उसी पे ही ज्यादा रिलाई करना चाहिए। तो आगे जो है सीबीटी मोड होने वाली है, तो ज्यादातर आप सीबीटी में प्रैक्टिस करिए, अब ओएमआर तो है नहीं, तो आप अपने आप को कंट्रोल करिए, क्योंकि आप सीबीटी मोड है, आप ज्यादा चीटिंग वगैरह का ज्यादा चांसेस है। लाइक आपके पास ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स मिलेंगे जो चीट करते होंगे कि कंप्यूटर में बैठा और फोन से चीटिंग कर ले। ये सब चीजों से दूर रहनी है, चीटिंग नहीं करनी है। अपना स्कोर एनालाइज करो, मॉक टेस्ट एनालाइज करो। स्कोर्स अगर कम आए तो डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है, और अच्छा स्कोर करते रहना है ऊपर की तरफ, ताकि आपको मोटिवेशन रहे, कि सेल्फ डाउट नहीं हो कि जैसे कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं होना चाहिए। टेस्ट एनालिसिस कैसे करें? जैसे आपने बताया था कि आपने 11 12 में वो गलती की थी। हाँ। तो टेस्ट एनालिसिस के लिए लाइक सपोज मैं टेस्ट देकर आया, तो आपको फटाक से आंसर की नहीं मिलती, 2-3 घंटे के बाद मिलती है। आपको नहीं भी देखना है, थोड़ा रेस्ट कीजिए, उसके बाद उठा के आप आंसर की चेक करिए। उसके बाद अगर कोई गलती हुआ तो एक मिस्टेक कॉपी बनाइए और उससे सारा क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करके वो उसको लिख लीजिए एक जगह पे, ताकि जब नीट जब आती है ना करी, तो बच्चों को बहुत ज्यादा रिवीजन में दिक्कत आती है कि क्या पढ़ूं, अब रिवीजन क्या करूँ, जिन जिन 2-3 दिन के अंदर मैं क्या ऐसा पढ़ लूं कि मेरा भला हो जाए। तो वही मिस्टेक कॉपी होती है जो आपको मदद करती है। तो मैंने वही किया था कि टेस्ट सीरीज से उठा उठा के जो गलतियां था उसको मैंने मार्क करके रखा था कि हाँ ये मेरे पास है। नीट से पहले मैं वो देख कर चला गया, तो हो गया मेरा था ये। और बोले तो रिजल्ट सेलिब्रेशन का कैसा था, रैंक आया वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? हाँ, अब रैंक आने के बाद मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था, लाइक कुछ क्लेम्स वगैरह आ रही थी, फॉल्स क्लेम्स आ रही थी मार्केट में बहुत ज्यादा, तो मेरे को लगा कि यार अब 1000 रैंक आ जाएगी क्या, मेरे को इतना लगा था कि 1000 के आसपास तो रैंक आ ही जाएगी मेरी। तो फिर जब मेरा 462 रैंक अंडर 500 वाला रैंक आ गया, तो फिर मेरे को वो ज्यादा ओवरव्लमिंग था, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था मेरे को। तो जब मेरे को लगा कि हाँ ये रैंक तो मेरी एम्स भुवनेश्वर में लैंड कर देगी, तब मेरे को अच्छा लगा कि हाँ मेरे को तो मेरा कॉलेज मिल गया, मेरा स्टेट का टॉप कॉलेज ही है। तो फिर मेरे को बहुत खुशी हुई, सबको कॉल वगैरह हुए, तो फिर मैंने उसके बाद पीडब्ल्यू सेलिब्रेशन में भी मैंने गया था अभी रिसेंटली। अभी दिल्ली से ही मैं 2-3 दिन पहले ही मैं दिल्ली से रिटर्न किया हूँ। तो वहाँ पे सेलिब्रेशन काफी अच्छा था, मैंने अपने टीचर्स से मिला कि जो जैसे स्क्रीन से बाहर निकल गया मैं, लाइक लिटरली इस रैंक की वजह से। तो ऑफ कोर्स सारे पीडब्ल्यू फैमिली को मैं इसलिए थैंक यू करूंगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पॉसिबल है मेरे लिए। सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया था, उस वहाँ का सेलिब्रेशन। तो या मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और लाइक मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ अभी तक कि ऐसा कुछ हो चुका है मेरे साथ। अगर जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपको कौन से एक ड्रीम टीचर से, जिससे मिलना था, जिससे आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हो? हाँ, मेरे को सलीम सर और एसकेसी सर से ज्यादा मिला था, क्योंकि एक्चुअली उन्हीं की वजह से मेरा कुछ नीट का सिलेक्शन हुआ। एसकेसी सर से ज्यादा मिला था क्योंकि उन्होंने मेरे को सिखाया एक्चुअली कि नीट कैसे पढ़ना है। मेरे को नीट का कोई आइडिया नहीं था, वो ही पहले टीचर है जिन्होंने मेरे को सिखाया कि नीट कैसे पढ़ना है। तो सलीम सर और एसकेसी सर से मेरे को मिलना था, क्योंकि सलीम सर से काफी लंबे समय तक मैं पढ़, लाइक 3 साल से मैं पढ़ रहा हूँ उनके साथ, तो उनसे मिलने का तो मेरे को बहुत मन और ये जब रैंक आया सबसे पहले किसको बताया? किसी पीडब्ल्यू टीचर ने कनेक्ट किया आपको? नहीं नहीं, पीडब्ल्यू टीचर नहीं, मैंने को जस्ट उन्होंने फॉर्म दिया था सबमिट करने के लिए, तो उसके अंदर मैंने अपना रिजल्ट सबमिट कर लिया था। तो पहले तो मैंने अपने जो पेरेंट्स और रिलेटिव्स को बताया था, उसके बाद मैंने सबमिट कर लिया था अपना फॉर्म, तो उसके बाद उन्होंने मेरे को कांटेक्ट करके बुला लिया।
अब क्या गोल है आगे फ्यूचर का, अगर आप अपने आप को 5 साल 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? मेरा तो मन है कि लाइक अगर मेरे को डॉक्टर प्रोफेशन लाइक सिलेबस देखकर मैं अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं एमडी कार्डियोलॉजी मेरे को अच्छा लगता है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट मेरे को जाना है। और अगर मेरे को लाइक एक और ड्रीम भी था कि मेरे को यूपीएससी भी करनी है। तो ये भी मैं सोच लूंगा कि आफ्टर एमबीबीएस अगर मेरे को यूपीएससी करना है तो उसका भी मैं अटेम्प्ट लूंगा जरूर। और अगर मेरे को यूपीएससी वगैरह में नहीं हुआ तो पीजी वगैरह करके मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना चाहूंगा। और मेरे को ये था कि अपने विलेज में मेरे को ज्यादा सर्व करना है क्योंकि वहाँ डिप्राइव्ड काफी चीजें रहती है लाइक डॉक्टर्स काफी कम है इंडिया में, तो वही चीज को कमी को पूरा करना है। तो वेल विशेस है हमारे भी। और फाइनल गाइडेंस क्या देना चाहोगे बच्चों को इस पूरे पॉडकास्ट का, या फिर जो बच्चे हम्म, प्रिपरेशन के टाइम पे हैं, या फिर ऐसे भी बच्चे होंगे जो अब प्रिपरेशन करेंगे, 10th में होंगे, 11th से प्रिपरेशन करेंगे? हम्म। तो मैं यही गाइड करूंगा कि इस पॉडकास्ट से आपको लर्निंग लेनी चाहिए, जो मैंने गलतियां की थी वो आपको बिल्कुल नहीं रिपीट करनी है। और यही कहूंगा कि जो रिसोर्सेस मैंने कहा वो आप फॉलो जरूर करिएगा, उसको एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपके लिए वो जरूर बेनिफिशियल होगा। और मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे टेस्ट हो, जैसे कि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, लाइक 300+ मॉक टेस्ट मेरे अभी पड़े हुए हैं, लाइक मेरे रूम में ही ऐसे पड़े हुए हैं। तो आपको भी उतना ज्यादा मॉक टेस्ट देनी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, टाइमर लगा के देना है, वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, आप क्वेश्चंस करते हैं बट टाइमर नहीं लगाते, आराम से बैठकर प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, वो नहीं करनी है। स्ट्रैटेजीज वीडियो बहुत कम देखनी है, ऑथेंटिक स्ट्रैटेजीज देखिए, मोटिवेशन वो सब चीजें मेरे को नहीं पसंद। आपको अगर चाहिए तो उसको ले सकते हो, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट उसको थोड़ा कम करिए, और रील शॉर्ट इन सब चीजों में बिलीव मत करिए, उसको मत देखिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। और अगर आपको चाहिए बर्नआउट वगैरह से बचना है तो मूवी वगैरह जरूर देखिए, मेडिटेशन करिए, कुछ हॉबीज है अगर उसको जरूर करिए। तो ऐसा हॉबीज रखिए जैसे कि वो डिस्ट्रैक्ट ना करे आपके नीट जर्नी से, और हेल्दी प्रैक्टिसेस रखिए, मैं ये कहूँगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना इंसाइट्स बताने के लिए, अपनी जर्नी की मिस्टेक्स से लेके जर्नी में सिलेक्शन तक, री नीट नीट कैसा प्रेशर रहा, नीट 2025 में जब मार्क्स कम आए, फिर बाउंस बैक आपने कैसे किया। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।